दोस्तों कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हो चुका है 26 जून 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का प्रकोप कम होने के बाद जिंदगी एक बार फिर से पटरी पर लौटने लगी है। जी ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों की परेशानी को देखते हुए ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने एक बड़ा ऐलान किया है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिन ट्रेनों को रेगुलेट करके चलाया जा रहा था, अब उन्हें विस्तारित करने का ऐलान कर दिया है। पूर्व मध्य रेलवे ने 56 स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की अवधि में विस्तार का फैसला लिया है। रेलवे के अधिकारी राजेश कुमार ने बताया है कि पूर्व मध्य रेल के विभिन्न स्टेशनों से चलाई जा रही 28 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के परिचालन अवधि में वृद्धि की गई है। आपको बता दें कि कोरोना की लहर धीमी पड़ते ही अब धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौट रही है। रेलवे की ओर से जो लिस्ट जारी की गई है उसके अनुसार बिहार से दिल्ली, बिहार से चेन्नई, कोलकाता, गुजरात, पंजाब, केरल, तेलंगाना, झारखंड और राजस्थान समेत कई राज्यों को जाने वाली ट्रेनें शामिल है। तो अगर आप भी बिहार से हैं और इन राज्यों में जाना चाहते हैं तो फिर आपके लिए खुशखबरी है, आप आसानी से इन ट्रेनों में सफर कर सकते हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान भारतीय लोकतंत्र की रक्षा करने वाले देशवासियों को याद करते हुए आज कहा है कि कांग्रेस ने आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र को कुचल दिया था। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि कांग्रेस ने हमारे लोकतंत्र को कुचल दिया था। हम उन सभी महान व्यक्तियों को याद करते हैं जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया और भारतीय लोकतंत्र की रक्षा की। आपातकाल के काले दिनों को कभी भी नहीं भुलाया जा सकता है। साल 1975 से 1977 की अवधि इस बात की गवाह है कि संस्थानों को किस तरीके से ध्वस्त किया गया। एक अन्य ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आइए हम भारत के लोकतंत्र की भावनाओं को मजबूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने का संकल्प लें और हमारे संविधान में निहित मूल्यों को अपने जीवन में उतारें। वही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आपातकाल के दौरान संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले देशवासियों के त्याग और बलिदान को नमन किया है। दोस्तों पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम से आम जनता परेशान है, लेकिन राज्य सरकारों की आमदनी में जोरदार इजाफा हुआ है। जी हां, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसका खुलासा हुआ है। दरअसल पेट्रोल डीजल पर मिलने वाला राजस्व कर प्री कोविड लेवल को पार कर गया है। जी क्रिसिल के मुताबिक पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बढ़ती कीमतों के चलते सरकार का कलेक्शन काफी बड़ा है और आने वाले समय में कुल टैक्स कलेक्शन में 50% तेजी का अनुमान लगाया गया है। दरअसल पेट्रोलियम प्रोडक्ट से राज्यों को मिलने वाले कुल टैक्स में राज्यों को हिस्सेदारी 10% की होती है। वहीं अगर टैक्स की ही बात करें तो पेट्रोल डीजल पर जो टैक्स केंद्र और राज्य सरकार लगाती है उसमें भी एक बड़ी हिस्सेदारी राज्यों को जाती है। लॉकडाउन में ढील दिए जाने के बाद आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी के कारण पेट्रोल डीजल की मांग में इजाफा हुआ है। इसका असर सरकार की कमाई पर भी देखने को मिला है। राज्यों के मिलने वाले राजस्व में केंद्र करों में हिस्सा 25% का होता है, जबकि राज्यों को मिलने वाला जीएसटी का हिस्सा 21% का होता है। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर देश में कोविड-19 की तीसरी लहर आती है और लॉकडाउन लगता है तो फिर अनुमान में नकारात्मक बदलाव देखा जा सकता है। दोस्तों बरसात का मौसम शुरू होते ही हरी सब्जियों की कीमतों में उछाल आने लगा है। अधिकांश सब्जियां यानी कि ज्यादातर सब्जियां 40 रुपए प्रति किलो की दर से ऊपर बिक रही है। यह सब्जियों की कीमतों में आई तेजी ने थाली में इनकी मात्रा और संख्या को कम करना शुरू कर दिया है। यह वही घर का बजट भी गड़बड़ा रहा है। बिहार के सीमांचल मिथिलांचल के बाजारों में सब्जियों की बात करें तो सबसे महंगा हरा धनिया ही बिक रहा है। यह सेहत के लिए फायदेमंद कहा जाने वाला करेला भी 80 रुपए प्रति किलो की दर पर पहुंच गया है। बात सस्ते सब्जियों की करें तो फिर कोहरा और नेनुआ ही वो सब्जियां हैं जो 40 रुपए प्रति किलो की दर से नीचे बिक रही है। इन दिनों सीमांचल मिथिलांचल में सब्जियों के भाव में प्रतिदिन उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। यह सुबह जहां सब्जियों की कीमतें अधिक होती है वही दोपहर 2 बजे के बाद इनकी कीमतें कम होने लगती है। शाम 4 बजे से पहले लोग औने पौने दाम में सब्जियां खरीद लेते हैं। यह सब्जियों की कीमतें बढ़ने का प्रमुख कारण बारिश को माना जा रहा है। अधिक बारिश होने के कारण खेतों में लगी सब्जियां गलने लगी है। ऐसे में इनका उत्पादन कम हो गया है और फिर मांग जस की तस बनी हुई है, जिसके कारण सब्जियों के रेट में बढ़ोतरी हुई है।
दोस्तों, बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे हमेशा कुछ नया करने को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। जी हां, अधिकारी से राजनेता बने गुप्तेश्वर पांडे अब धर्म अध्यात्म की दुनिया में प्रवेश कर गए हैं। यह सोशल मीडिया पर पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का कथावाचक करते हुए वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जी हां, वायरल वीडियो में एक पोस्ट में कथावाचक के तौर पर उनकी तस्वीर लगी है और लोगों को जूम ऐप के जरिए कथा वाचन के लिए जुड़ने का आमंत्रण दिया जा रहा है। गुप्तेश्वर पांडे अब एक नए अंदाज में सबके बीच दिख रहे हैं। सनातन धर्म के संत के रूप में वे पीला वस्त्र धारण करके कथा सुना रहे हैं। रामायण और गीता के श्लोक और चौपाइयों को सुनाकर वे लोगों को जीवन का महत्व बताते हैं। ईश्वर का महत्व और पाप तथा पुण्य की बात वे कथा के जरिए बताते दिख रहे हैं। आपको यह भी बता दूं कि गुप्तेश्वर पांडे ने बिहार के डीजीपी रहने के दौरान अपनी नौकरी से वीआरएस ले लिया था। यह गुप्तेश्वर पांडे ने डीजीपी के पद से इस्तीफा देने के बाद जेडीयू की सदस्यता ले ली थी। हालांकि विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला तो वे खुद चुनाव नहीं लड़ सके। अब वे अध्यात्म की लीन में दिख रहे हैं। अब वे सनातन धर्म के संत के रूप में परिधान धारण करके कथा सुनाते नजर आ रहे हैं। इस दौरान वे कानून और आईपीसी की धाराएं भी बताते हैं। दोस्तों, बीजेपी के एमपी ने मौलवियों को लेकर विवादित बयान दिया है। जी हां, बीजेपी सांसद अजय निषाद ने मदरसे और उसको चलाने वाले मौलवियों को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि जितने भी मदरसे को चलाने वाले मौलवी हैं, उनका पहला लक्ष्य रहता है कि जितने भी माइनॉरिटी समाज के लोग हैं वे ज्यादा पढ़े लिखे ना हो। जी हां, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो फिर मौलवियों के प्रभाव में रहेंगे, मौलवियों के अंडर में रहेंगे। उसका इस्तेमाल ये लोग इस्लाम के नाम पर, धर्म के नाम पर गलत एक्टिविटी में गुमराह करके लगा देते हैं और उसका शोषण भी करते हैं। जहां उनको कोई देखने वाला भी नहीं रहता है। बीजेपी सांसद अजय निषाद ने कहा है कि इन सारी समस्याओं के जड़ मौलवी हैं। बीजेपी सांसद अजय निषाद यही नहीं रुके, उन्होंने विवादित बयान को आगे बढ़ाते हुए एक बड़ा बयान दे दिया। जी हां, दरभंगा और उसके पहले हुए बांका और सीवान मामले पर बीजेपी सांसद अजय निषाद ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए दरभंगा के मामले पर अजय निषाद ने मांग की है कि एनआई को इसकी जांच सौंप देनी चाहिए। जी हां, उन्होंने कहा है कि जितने भी लोग इस तरीके की गतिविधियां चलाते हैं, संचालित करते हैं, खास तौर से मदरसे से, जितने भी इन मदरसे के मौलवी या फिर धर्म गुरु है, उनका भी पुलिस के पास रेगुलर रिकॉर्ड होना चाहिए। जी हां, बीजेपी सांसद अजय निषाद ने कहा है कि पुलिस को इन मौलवी लोगों की समय समय पर जांच की जानी चाहिए। लेकिन शायद बीजेपी सांसद अजय निषाद को यह नहीं मालूम कि भारत को न्यू क्लियर देने वाला यही मदरसे से निकले हैं। जी हां, भारत के आजादी के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक यही मदरसे से निकले मौलवियों ने ही अपनी शहादत दी थी। जी हां, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई ऐसा दरख्त नहीं था जिसमें मौलवियों को न लटकाया गया हो भारत की आजादी की खातिर। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो मदरसा से निकले मौलवियों ने भारत और भारतवासियों के लिए अपनी बलिदान दी है। रही बात मौलवियों द्वारा धर्म परिवर्तन की, तो इसमें 10% भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी मुसलमानों, तबलीगी जमात वालों को लेकर क्या क्या बातें सामने आई थी सब जानते हैं। लेकिन बाद में ये सब फॉल्स, झूठी बातें निकली। इसीलिए बीजेपी के ऐसी मानसिकता वाले लीडर्स को समझने की जरूरत है कि इन तरीकों से मुसलमानों को बदनाम करके कुछ हासिल नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारे भारत देश की जनता जाग चुकी है। देश की जनता विकास मांगती है। आप अपने हिंदू मुस्लिम एजेंडे में चलेंगे तो फिर देश की जनता माफ नहीं करेगी। अब ये नहीं चलने वाला है। अंत में यही कहना चाहूंगा कि कृपया देश को तोड़ने की कोशिश मत कीजिए और हिंदू मुसलमान मत कीजिए। विकास कीजिए और लोगों की भलाई कीजिए। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा दिया है, उसी पर अमल करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और आए दिन सरकार पर अपने सोशल पोस्ट के जरिए निशाना साधते दिखते हैं। इस बार सूर्य प्रताप सिंह ने राकेश टिकैत का एक वीडियो शेयर किया है। जी हां, किसान नेता राकेश टिकैत का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। यह वीडियो में राकेश टिकैत कहते नजर आ रहे हैं कि जैसे बंगाल में उन्होंने दवा डाली थी और वह ठीक काम कर गई थी, वैसे ही अब वह यूपी में भी काम करेंगे। पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने इस वीडियो को कैप्शन देते हुए लिखा है कि जो दवाई बंगाल में दी थी वह दवा ठीक काम कर रही है वहां पर। यही दवा, यानी कि यही दवा उत्तर प्रदेश में देंगे। गए वहाँ पर बीजेपी की हार हुई, वहाँ दवाई ठीक काम करी, जो दवाई वहाँ का इस्तेमाल करी उससे आराम मिला इनको कुछ। उत्तर प्रदेश में क्या करेंगे? दवाई देंगे इनको, उत्तर प्रदेश में भी आराम मिलेगा इनको। 3 साल का कोर्स है इनका 3 साल का कोर्स है। 3 साल में इनको आराम मिल जाएगा।
दोस्तों, कोरोना संकट के बीच तेल की कीमतें आसमान छू रही है। इसके चलते आम आदमी को महंगाई की दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है। जहां शुक्रवार को कांग्रेस ने पेट्रोलियम मंत्री के 3 बयान ट्वीट किए और मोदी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें लिखा है कि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के 3 बयान है। तस्वीर में लिखा है कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर धर्मेंद्र प्रधान की राय आप देखिए। पहले बयान में लिखा है कि सर्दी का मौसम जिम्मेदार। दूसरे बयान में लिखा है कि सरकार की आमदनी कम और खर्च ज्यादा, अभी नहीं घटा सकते हैं तेल के दाम। तीसरे बयान में लिखा है कि पहले की कांग्रेस सरकार जिम्मेदार। यह तस्वीर में नीचे लिखा हुआ है कि सबसे बड़ी बात यह देश के पेट्रोलियम मंत्री है। जी हां, कांग्रेस ने अपने ट्वीट में लिखा है कि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री के अनुसार पहले के लिए सर्दी का मौसम जिम्मेदार, फिर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च इसीलिए जिम्मेदार हो गया। अब उन्होंने पूर्व की सरकार यानी कि पहले की कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार बता दिया। अब उन्हें पूर्व की कांग्रेस सरकार जिम्मेदार नजर आने लगी है। इतनी बेशर्मी भी ठीक नहीं है। कांग्रेस के इस ट्वीट पर यूजर्स भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। जी हां, अमर नाम के एक यूजर ने लिखा है कि अंधभक्त और ईवीएम नहीं बल्कि भाजपा के जीत के लिए देश की विपक्षी पार्टियां जिम्मेदार है। ये विपक्षी पार्टियां मिलकर देश को हराने में लगी हुई है। जनता के बदहाली के लिए विपक्षी पार्टियां और हम जिम्मेदार हैं। दोस्तों, भारत में सोने की कई खदानें हैं। माना जाता है कि बिहार में एक ऐसी जगह है जहां सोने के अकुत भंडार है, लेकिन यहां तक पहुंच पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। जी हां, बिहार के शहर राजगीर की वेबरगिरी पहाड़ी की तलहटी में एक गुफा है। यह एक ऐसी जगह है जहां अकुत सोना छिपा हुआ हो सकता है, लेकिन इस सोने को निकालना लगभग नामुमकिन सा है। वेबरगिरी पहाड़ी के तलहटी में जो गुफा है उसको लोग सोन भंडार गुफा के नाम से भी जानते हैं। राजगीर की एक पहचान है कि यह शहर भगवान बुद्ध के स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है। माना जाता है कि इस गुफा में मगध साम्राज्य के मौर्य सम्राट बिंबिसार का बेशकीमती खजाना छिपा हुआ है। जी हालांकि कोई भी आज तक इस खजाने तक नहीं पहुंच पाया है। आपको बता दूं कि मौर्य शासक बिंबिसार के राज के दौरान मगध साम्राज्य की राजधानी राजगीर ही थी। माना जाता है कि इस स्थान पर भगवान बुद्ध ने बिंबिसार को धर्म का उपदेश दिया था, लेकिन कई इतिहासकार गुफा में मौजूद खजाने को मगध साम्राज्य जरासंध का भी बताते हैं। यह ज्यादातर प्रमाण में सोने को मौर्य शासक बिंबिसार का ही बताया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि गुफा की कुछ दूरी पर एक जेल है। इस जेल में अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को बंदी बनाया हुआ था। इस गुफा में 2 कक्ष बने हुए हैं। दोनों कक्ष पत्थर की एक चट्टान से बंद है। माना जाता है कि एक कक्ष सुरक्षा कर्मियों का कमरा हो रहा होगा, वही दूसरे कक्ष में रखे खजाने की रखवाली करते रहे होंगे। दोस्तों, कोरोना ने लोगों को काफी ज्यादा प्रभावित किया है और लोग करीब 1.5 साल से इससे परेशान हैं। जहां एक और इस बीमारी से लोगों ने अपने को खो दिया, वही लोगों पर बीमारी की वजह से आर्थिक संकट मंडराने लगा है। बीमारी की वजह से परेशान और कमाई कम होने के बाद अब बढ़ती महंगाई से लोगों पर दोहरी मार पड़ रही है। अगर पिछले साल के लॉकडाउन से लेकर अभी के भावों की तुलना करें तो फिर रोज काम में आने वाले सामानों के भाव करीब 2 गुने हो गए हैं। हाल ही में तेल के बढ़ते दामों को लेकर कई सुर्खियां बनी है, लेकिन इसके अलावा भी हर रोज काम में आने वाले सामानों के भाव आसमान पर पहुंच गए हैं। पिछले 1 साल में ये भाव करीब 2 गुने हो गए हैं और इसके उलट लोगों की कमाई कम होती जा रही है। ऐसे में आज हम आपको खाने पीने की सबसे अहम सामानों की महंगाई के बारे में बताने जा रहे हैं कि पिछले 1 साल में रेट कहां से कहां चले गए हैं। इस साल सरसों के तेल के भाव ने तो वाकई हैरान कर दिया। जो तेल पिछले साल 100 रुपए प्रति लीटर के आसपास बिक रहा था, उसके भाव इस जून में तो दुगुने हो गए हैं। इस जून में तेल 200 रुपए या फिर उससे ज्यादा के भाव में बिका। इसकी वजह बताई जा रही है कि तेल मिल बंद होने की वजह से और तेल का आयात कम होने की वजह से ऐसा हुआ है। हालांकि कारण जो भी हो, आम आदमी पर इससे काफी ज्यादा असर हुआ है। पहले कहा जाता था कि दाल एकदम सादा खाना है और दाल रोटी को आम आदमी का खाना माना जाता था। हालांकि अब मामला इसके उलट है। जी हां, अरहर की दाल पिछले साल 23 जून को 65 से 125 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर बिकी थी और अब यही भाव 150 रुपए के पार पहुंच गए हैं। जी हां, इस 1 साल में मसालों ने भी अपना रंग दिखा दिया है और मसालों के भाव भी करीब 1.5 से 2 गुना तक हो गए हैं। जहां मिर्च पहले 80 से 100 रुपए किलो बिक रही थी, वही मिर्च अब 160 रुपए किलो तक बिक रही है। आपको बता दूं कि 1 किलो गेहूं का आटा 23 जून को 20 से 57 रुपए प्रति किलो पर बिका, जो साल भर पहले 17 से 45 रुपए किलो पर बिक रहा था। अभी तो गेहूं काफी मात्रा में बाजार में आ रहा है, लेकिन जल्द ही इसके भाव में और भी बढ़ोतरी हो सकती है। बताया जा रहा है कि चाय का उत्पादन और सप्लाई दोनों प्रभावित हुई है, जिससे भाव पर काफी ज्यादा असर पड़ा है। वैसे तो कई प्रकार की चाय बाजार में मिलती है और सबके भाव अलग अलग होते हैं, लेकिन औसतन अंदाज लगाया जाए तो फिर चाय के भाव में 25% तक की बढ़ोतरी हो गई है। दोस्तों, अक्सर आप दुकान से जब सामान लेते हैं तो
तो उस पर एक्सपायरी डेट चेक करना भूल जाते हैं। जी हाँ, दुकानदार भी सामान बेचने के चक्कर में कभी कभी आपको पुराना सामान दे देते हैं। जब किसी भी सामान पर लिखी एक्सपायरी डेट आपको बताती है कि वह सामान कितने दिन तक प्रयोग किया जा सकता है, या प्रयोग में लिया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। मगर जब कभी भी आप उस सामान को लौटाने जाते हैं तो फिर दुकानदार लेने से साफ मना कर देते हैं। तो जाने कि आप ऐसे दुकानदारों के खिलाफ क्या कर सकते हैं जिन्होंने आपको एक्सपायरी डेट का सामान बेच दिया है। जी हाँ, जब कभी भी आप या फिर हम किसी भी दुकानदार से एक्सपायरी डेट का सामान खरीदते हैं और फिर वापस करने जाते हैं तो फिर दुकानदार झगड़ा करने लगता है। जी हाँ, एक ग्राहक के तौर पर आपको यह जानने की जरूरत है कि अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ तो फिर आप शिकायत करने के अधिकारी हैं। जी हाँ, आप शिकायत कर सकते हैं। आप ऐसे किसी भी दुकानदार, सर्विस प्रोवाइडर या फिर डीलर के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं जिन्होंने आपको एक्सपायरी डेट का सामान बेचा है। जी हाँ, ऐसे मामलों में अब कंज्यूमर फोरम में शिकायत करना काफी आसान हो गया है। जी हाँ, आप सिर्फ एक मैसेज करके भी ऐसे मामलों में शिकायत कर सकते हैं। जी हाँ, अभी हम आपको जिन तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं, आप इन तरीकों से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जी हाँ, और ये नंबर है 1800111400 या फिर 14404 पर ग्राहक कॉल करके दुकानदार, सर्विस प्रोवाइडर या फिर डीलर की शिकायत कर सकते हैं, या फिर आप 8130009809 पर मैसेज करके भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। मैसेज करने के बाद आपके पास एक कॉल आएगी और कॉल पर आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा आप consumerhelpline.gov.in पर जाकर के ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। जहां रजिस्टर कर सकते हैं, आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो जाएगी और फिर आपको एक कंप्लेंट नंबर भी दिया जाएगा ताकि आप इसका प्रयोग कर सके। यह दुकानदार, डीलर या फिर कोई भी सर्विस प्रोवाइडर जिससे आपके साथ धोखा किया गया हो, आप उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। कंप्लेंट रजिस्टर कराते समय हमेशा आपको पूरी डिटेल्स देनी जरूरी होगी। जिस भी दुकानदार के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा रहे हैं उसका पूरा नाम, सही पता और आपकी शिकायत को सपोर्ट करने वाले सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए। दोस्तों, बिहार में मानसून की सक्रियता में आंशिक कमी आने से अधिकतम तापमान ऊपर चढ़ा है। जी हां, ज्यादातर जिलों में उमस की स्थिति बनी हुई है। वातावरण में पहले से नमी मौजूद है। ऐसे में पारे का साथ पाकर बादल उग्र हो रहे हैं। इसी कारण राज्य के यानी कि बिहार के 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। कल शुक्रवार को भी तेज धूप की वजह से लोग दोपहर में परेशान रहे। हालांकि कल भी दक्षिणी बिहार में 1-2 जगहों पर बारिश की स्थिति भी बनी रही। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश भभुआ में 50 मिलीमीटर, अधवारा और ठाकुरगंज में 30 मिलीमीटर, त्रिवेणी, इंद्रपुरी, चेनारी, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार में 20 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इधर मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार के 11 जिलों में आज 26 जून को वज्रपात और बारिश की चेतावनी जारी की है। साथ ही 28 जून को उत्तर बिहार के सभी जिलों के लिए ठनका और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। जिन जिलों के लिए आज 26 जून को ठनका और फिर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है वह है सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, बांका, जमुई और खगड़िया। सीमांचल के इलाके में आज 1-2 जगह पर भारी बारिश की स्थिति बन सकती है। दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि लोजपा में मचे आंतरिक घमासान के बीच अन्य दल भी अपने अपने तरीके से इसका लाभ उठाने में जुट गए हैं। बिहार में सत्तारूढ़ जेडीयू जहां अलग गुट सांसद पशुपति पारस की पीठ पर हाथ फेर रही है, वहीं राजद लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान को महागठबंधन का हिस्सा बनाने के लिए डोरे डालने लगी है। ऐसे में राज्य यानी कि बिहार में नए समीकरण बनने के आसार बनने लगे हैं। पारस के लोजपा के अलग गुट बनाए जाने के बाद लोजपा के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान जेडीयू से नाराज होने के साथ इस कठिन दौर में भाजपा की चुप्पी से भी आहत हुए हैं, जहां उसको दुख पहुंचा है। पिछले दिनों उन्होंने एक साक्षात्कार यानी कि एक इंटरव्यू में कहा था कि भाजपा के स्टैंड से वे दुखी हैं। ऐसी स्थिति में बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी ने चिराग पासवान पर डोरे डालना शुरू कर दिया है। लंबे समय के बाद 2 दिन पहले पटना लौटे तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को भाई कहते हुए कहा। तेजस्वी यादव ने कहा कि चिराग भाई को तय करना है कि वे आरएसएस के बंच ऑफ थॉट्स के साथ रहना चाहते हैं या फिर बाबा साहेब के संविधान के साथ रहना चाहते हैं। उन्होंने राजद द्वारा लोजपा पर किए गए उपकार की भी याद दिलाई है। इधर राजद ने पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की जयंती भी 5 जुलाई को मनाने का निर्णय लिया है। उस दिन राजद दफ्तर में उनके चित्र पर पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता माल्यार्पण करेंगे। हालांकि उसी दिन राजद का स्थापना दिवस भी है, तो फिर उससे संबंधित कार्यक्रम उसके बाद होंगे।
दोस्तों भाजपा सांसद के मदरसे पर दिए गए बयान के बाद बवाल मच गया है। भाजपा की सहयोगी जेडीयू ने तल्ख तेवर अपनाया है और बीजेपी नेताओं पर बड़ा हमला बोला है। जी हां, जेडीयू विधान पार्षद गुलाम रसूल बलियावी ने बीजेपी नेताओं पर तंज कसते हुए कहा है कि जो लोग देश की आजादी की लड़ाई में भाग नहीं लिया है वे मदरसे के इतिहास के बारे में क्या जानते हैं। जदयू विधान पार्षद गुलाम रसूल बलियावी ने बीजेपी सांसद अजय निषाद के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि जिन्होंने कभी मदरसा देखा नहीं, मदरसे का इतिहास पढ़ा नहीं, वे क्या जाने कि वहां क्या पढ़ाई जाती है। जी हां, ऐसी मानसिकता के लोगों ने देश की आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, वे मदरसों के इतिहास के बारे में क्या जाने। उन्होंने कहा कि विवादित बयान देने से अच्छा है देश में विकास की चर्चा हो। दोस्तों भागलपुर के किसान सेब की खेती करके भागलपुर की पहचान को खास बना रहे हैं। जी हां, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में होने वाले सेब की खेती कर रहे तेतरी के किसान गोपाल सिंह के खेत में सेब की फल आ गया है। यह 4 एकड़ में लगाए गए 1000 सेब के पेड़ हैं। अभी ये दिसंबर में 3 साल के हो जाएंगे। जी हां, अभी इन पेड़ों में छोटे छोटे हरे रंग के सेब के फल आ गए हैं। जिस प्रभेद का पौधा लगाया गया है उनमें पिछले साल एक पेड़ में लगभग 20 किलो फल आया था। किसान गोपाल सिंह ने ट्रायल के तौर पर 4 पौधा हिमाचल प्रदेश के विलासपुर के पनियावाला गांव से लाकर अपने खेत में लगाया था। वे कहते हैं कि 4 साल बाद इन पेड़ों में फल अधिक होगा। जैसे जैसे पौधा पुराना होता जाएगा फल बहुत अधिक होगा। वे कहते हैं कि फरवरी में पेड़ में फूल आना शुरू हो जाता है, जुलाई में फल तोड़ा जाता है। वे कहते हैं कि अभी पेड़ से ज्यादा फल नहीं आया है, अगले साल से पेड़ में अधिक फल आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों बिहार के खगड़िया जिले के एक विधायक ने सीएम नीतीश कुमार को लिखे पत्र में पुलिस अधिकारी से अपनी जान को खतरा बताया है। जी हां, साथ ही इस पुलिस अधिकारी को यहां से हटाए जाने की भी मांग उठाई है। जानकारी के अनुसार खगड़िया जिले के परबत्ता विधानसभा सीट से विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने खगड़िया एसपी अमितेश कुमार से अपनी जान को खतरा बताया है। जी हां, साथ ही विधायक ने खगड़िया एसपी अमितेश कुमार को हटाए जाने की भी मांग उठाई है। जी हां, विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने सीएम नीतीश कुमार को लिखे पत्र में खगड़िया एसपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पत्र में विधायक ने कहा है कि खगड़िया एसपी बदमाशों से मिले हुए हैं। विधायक संजीव कुमार ने अपनी सुरक्षा को लेकर हाउस गार्ड मुहैया कराए जाने की भी मांग रखी है। वहीं विधायक के पत्र में सरकारी सचिव सेंथिल कुमार ने बिहार डीजीपी को जांच कराने और जल्द जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। दोस्तों लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी में चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान के बीच की अदावत अब भी जारी है। जहां पार्टी में 2 गुट बच चुके हैं और एक के नेता पारस हैं तो दूसरे के नेता चिराग। यह पार्टी पर अधिकार किसका है ये मामला अब चुनाव आयोग के पास है। इस पर चुनाव आयोग का क्या निर्णय आता है ये देखने वाली बात होगी। जहां यह देखना बिहार की सियासत के लिहाज से बेहद दिलचस्प रहेगा। वजह यह है कि चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर लोजपा में हुई टूट के लिए मास्टर प्लान बनाने का भी आरोप लगाया है। जी दूसरी ओर राजद नेता तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को अपने साथ आने का ऑफर दे दिया है। जी हां, कांग्रेस ने भी चिराग पासवान को बड़ा नेता बताते हुए अपने साथ आने का ऑफर दिया है। हालांकि इन सब की नजर तेजस्वी यादव के ऑफर पर आ टिकी है। जी हां, और यह देखना है कि चिराग पासवान आखिर किसके पाले में जाते हैं। जी हां, इस पर क्या रुख होता है। आपको बता दूं कि बुधवार को करीब 2 महीने बाद बिहार लौटे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लोजपा सांसद चिराग पासवान को राजद के साथ महागठबंधन में आने का निमंत्रण दिया है। जी हां, उन्होंने चिराग पासवान को भाई संबोधित करते हुए यानी कि भाई कहते हुए कहा कि चिराग भाई को यह तय करना है कि वे किसके साथ जाते हैं, बीजेपी के साथ या फिर महागठबंधन के साथ। दोस्तों राजधानी पटना के कई हिस्सों में बिजली कंपनी ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने का अभियान आरंभ किया है, यह शुरू किया है। इस क्रम में बिजली कंपनियों ने कई तरह के वीडियो तैयार किए हैं जिनके माध्यम से उपभोक्ताओं को जागरूक किया जाएगा। बिजली कंपनी के आला अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि शून्य बैलेंस होने पर भी उपभोक्ताओं की बिजली तुरंत नहीं काटेगी। इसके लिए उसे 3 दिनों का समय दिया जाता है। अगर किसी उपभोक्ता के स्मार्ट प्रीपेड मीटर में लगातार 3 दिनों तक बैलेंस शून्य है तभी बिजली का कनेक्शन कटेगा। इससे बिजली उपभोक्ताओं को सहूलियत होगी, प्रीपेड मीटर से बिजली ले रहे लोगों को फायदा होगा। दोस्तों पुलिस की कार्यशैली ऐसी होती है कि आम लोग उससे दूरी बनाकर रखते हैं, लेकिन कुछ पुलिसकर्मी ऐसे भी होते हैं जो अपने काम से लोगों की दिल में जगह बनाने में सफल रहते हैं। जी हां, बांका जिले के चक्की के ओपी प्रभारी जुनैद आलम ऐसे ही पुलिस अधिकारी हैं। यह बांका जिले के दूर दराज और कठिन भौगोलिक क्षेत्र वाले इस दियारा इलाके में कानून का राज स्थापित करके उन्होंने लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली है। यह कल कोरान सराय थाना अध्यक्ष के पद पर स्थानांतरित होने के बाद जब वे ओपी से जाने के लिए निकले
निकले तो ग्रामीणों का हुजूम उनके साथ हो गया। जी हां, बैंड बाजे के साथ नम आंखों से लोग उन्हें चक्की ओपी की सीमा तक छोड़ने के लिए आए। ये देखकर पुलिस अधिकारी भी भावुक हो गए। स्थानीय लोगों ने बताया है कि चक्की में लगभग 1 साल तक उनका कार्यकाल रहा। इस दौरान उन्होंने पीड़ितों की हर संभव मदद की थी, जिसके चलते स्थानीय लोगों से लेकर थाने के पुलिस कर्मियों में उन्हें बहुत सम्मान आदर देते थे। यह चक्की ओपी का प्रभार लेने के बाद उन्होंने थाना का कायाकल्प कर दिया था। जो कभी ओपी खंडहर दिखता था उसे ही नया रूप दे दिया। दोस्तों, बिहार में मछली पकड़ने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में अब मछली पकड़ने के लिए स्पेशल कार्ड बनाना अनिवार्य होगा। इसको लेकर बिहार सरकार के द्वारा एक नई पहल की जा रही है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार बिहार की नदियों और सरकारी तालाबों में अब कोई आम व्यक्ति मछली नहीं पकड़ सकता है। यानी कि अगर आप आम व्यक्ति हैं और मछली का व्यापार नहीं करते हैं और फिर आप नदी तालाब में चले जाते हैं मछली पकड़ने के लिए, तो फिर आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी हाँ, मछली पकड़ने के लिए सरकार से अनुमति लेनी होगी और उन्हें स्पेशल कार्ड बनाना होगा, तभी वो मछली पकड़ सकेंगे। जी आपको बता दूं कि इसको लेकर पशुपालन विभाग सरकारी जल स्रोतों में मछली पकड़ने के मामले पर अब गंभीर होता दिख रहा है। जी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार में मछुआरों के लिए विशेष कार्ड जारी किए जाएंगे। जिनके पास कार्ड होगा सिर्फ वही व्यक्ति मछली पकड़ सकता है। बिहार की नदियों और सरकारी जल स्रोतों में मछली पकड़ने के दौरान आपसी विवाद की खबरें सामने आती है, जिसके कारण कई बार यह विवाद हिंसक बन जाता है। इसी को देखते हुए सरकार अब मछली पकड़ने के लिए भी नियम कानून बना रही है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आंख का सफल ऑपरेशन हो गया है। यह दिल्ली एम्स के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जेएस टिटियाल की निगरानी में करीब 3 घंटे तक आंखों का ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के कुछ घंटे बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। इसके पहले सीएम नीतीश कुमार बुधवार को डॉक्टर टिटियाल को अपनी आंखें दिखाने आए थे। इसके बाद उन्होंने नाक, कान और गला रोग विभाग के डॉक्टर आलोक ठक्कर को भी दिखाया था। आंखों के सफल ऑपरेशन के बाद सीएम नीतीश कुमार दिल्ली के कामराज लेन स्थित सरकारी आवास में रुके हुए हैं। जी हां, और अगले कुछ दिन तक दिल्ली में ही स्वास्थ्य का लाभ लेंगे। दोस्तों, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भले ही सक्रिय राजनीति में नहीं हैं, लेकिन आज भी उनके लाखों फैंस हैं। जी गुरुवार को आरजेडी दफ्तर से पार्टी की बैठक करके लौट रहे लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव की मुलाकात अपने पिता के एक खास फैन से हुई है। ये लालू का फैन अपनी छाती पर लालू प्रसाद यादव का टैटू बनवा रखा है। दरअसल गुरुवार को राजद कार्यालय से लौटते वक्त बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना के आयकर गोलंबर से गुजर रहे थे। इस दौरान तेजस्वी यादव ने अपनी गाड़ी रोककर सचिन राम से मुलाकात की। यह सचिन ने तेजस्वी यादव को बताया है कि वह उनके पिता लालू प्रसाद यादव के कितने बड़े फैन हैं। यह उन्होंने तेजस्वी यादव को लालू के प्रति अपनी दीवानगी का इजहार किया। यह दरभंगा का सचिन राम अपनी लालू भक्ति का इजहार करने के लिए तेजस्वी यादव को अपने सीने पर बने लालू प्रसाद यादव के टैटू को दिखाने लगा। यह लालू यादव यानी कि अपने पिता के इस भक्त से मिलकर तेजस्वी यादव भावुक हो गए। यह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सचिन राम से पूछा है कि आपने ये टैटू कब बनवाया, तो सचिन राम ने जवाब दिया है कि लालू यादव के 74वें जन्मदिन पर। मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि लालू यादव के समर्थक अलग अलग तरीके से प्यार का इजहार करते रहे हैं। यह टैटू भी प्यार का इजहार करने का तरीका है। उन्होंने कहा है कि आप तो जानते हैं कि टैटू परमानेंट होता है। दोस्तों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई अगस्त में छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा आयोजित करेगा। यह केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अब छात्रों के साथ वर्चुअल बातचीत में यह जानकारी दी है। यह परीक्षाएं उन छात्रों के लिए होगी जो सीबीएसई द्वारा दिए गए मूल्यांकन फॉर्मूले से खुश नहीं है। जी हां, वर्तमान में छात्रों का मूल्यांकन वैकल्पिक मापदंडों के आधार पर किया जा रहा है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई है। यह शिक्षा मंत्री ने कहा है कि प्यारे बच्चों, अगर आपको लगता है कि मूल्यांकन प्रणाली आपकी क्षमताओं के साथ न्याय नहीं करती, तो फिर निश्चित रहें, हमने आपकी चिंताओं को समझ लिया है। सीबीएसई अगस्त में आपके लिए बोर्ड परीक्षा आयोजित करेगा। आपका स्वास्थ्य भविष्य हमारी प्रमुख चिंताएं हैं, यह कहा है शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। दोस्तों, अक्सर अपने बयानों से चर्चा में बने रहने वाले साहुल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से सुर्खियां बटोरने वाला बयान दिया है। जी हां, एक बयान में राजभर ने कहा है कि यदि उनकी उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है तो वे अलग अलग जातियों की नेताओं को 5 सालों में 5 मुख्यमंत्री बनाएंगे। जी हां, साथ ही 1 साल में 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे। ओम प्रकाश राजभर ने इस दौरान भाजपा पर हमला करने के साथ ही निषाद पार्टी के संजय निषाद के बेटे को भी नहीं बख्शा। जी हां, उन्होंने कहा है कि भाजपा में भीख क्यों मांग रहे हैं, हमारे
हमारे पास आओ, हम तुम्हें मुख्यमंत्री बना देंगे। भाजपा वोट विहीन हो चुकी है, ऐसे में सुभाषपा की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। भाजपा पर हमला करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा से उब चुकी है और वर्तमान में भाजपा वोट विहीन हो चुकी है, जिसका परिणाम बहुत ही जल्द विधानसभा चुनाव में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, जानकारी हासिल करने के लिए अक्सर लोग गूगल सर्च का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यह प्लेटफॉर्म आसानी से जानकारियां उपलब्ध कराता है। क्या आपको पता है कि कुछ ऐसे भी चीज हैं जिनको गूगल पर सर्च करने से आप मुश्किल में फंस सकते हैं, जी हां, यहां तक कि आपको जेल भी हो सकती है। तो आइए जानते हैं कि किन चीजों को सर्च करना आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गूगल पर अपने ईमेल बिल्कुल भी सर्च ना करें। जी हां, अक्सर लोग अपनी ईमेल को गूगल पर सर्च करते हैं। यह आपकी निजी जानकारी के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है, खतरा पैदा कर सकता है। उसके बाद बात करते हैं संदिग्ध चीजों को सर्च करना। तो गूगल पर आपको भूलकर भी ऐसी चीजें सर्च नहीं करनी चाहिए जिनसे आपका मतलब नहीं होता है। इसीलिए संदिग्ध चीजों को सर्च ना करें क्योंकि ऐसा करने वालों पर साइबर सेल की नजर रहती है और आप जेल की हवा खा सकते हैं। जी हां, ऐसे करने पर सुरक्षा एजेंसियां आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं और आप जेल जा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कस्टमर केयर नंबर सर्च करना। तो कई बार हम किसी प्रोडक्ट से संबंधित समस्या होने पर गूगल सर्च के जरिए कस्टमर केयर को कॉल करने के लिए नंबर सर्च करते हैं। यह भी सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक हो सकता है क्योंकि हैकर्स फर्जी हेल्पलाइन नंबर गूगल सर्च में फ्लॉट करते हैं। ऐसे में जब आप उस नंबर पर कॉल करेंगे तो फिर आपका नंबर हैकर्स के पास पहुंच जाता है, जिसके बाद हैकर्स आपको आपके नंबर पर कॉल करके साइबर क्राइम को अंजाम दे सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं बार बार अपनी पहचान गूगल पर देखना। तो अपनी पहचान जानने के लिए लोग गूगल सर्च का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे आपकी निजी जानकारियां लीक होने का खतरा बढ़ जाता है। यह दरअसल गूगल के पास आपके सर्च हिस्ट्री का पूरा डेटाबेस होता है। उसके बाद बात करते हैं दवाइयों की जानकारी तलाशना। तो लोग बीमारी के इलाज ढूंढने के लिए गूगल पर दवाइयां सर्च कर रहे हैं। यह ऐसा करना बेहद ही खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि गलत दवाइयों का सेवन करने से आपकी तबीयत और खराब हो सकती है। यह साथ ही सर्च का डेटा थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसके बाद आपको लगातार उस बीमारी और फिर उसके ट्रीटमेंट से संबंधित विज्ञापन दिखाए जाते हैं। दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर अब थोड़ी सी थम गई है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। एक्सपर्ट बार बार तीसरी लहर की चेतावनी दे रहे हैं। इस बीच WHO ने कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को लेकर पूरी दुनिया को आगाह किया है। WHO के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट अब तक दुनिया के 85 देशों में फैल चुका है और यह ट्रेंड जारी रहा तो फिर कई और देशों में तबाही मचा सकती है। आपको बता दें कि कोरोना का यह वेरिएंट दूसरे के मुकाबले काफी तेजी से फैल रहा है। WHO की तरफ से जारी कोरोना के साप्ताहिक अपडेट में कहा गया है कि कोरोना का अल्फा वेरिएंट 170 देशों में फैल गया है, बीटा 119 देशों में परेशान कर रहा है, जबकि 71 देशों में गामा वेरिएंट मिले हैं। WHO के मुताबिक पिछले 2 हफ्ते के दौरान डेल्टा वेरिएंट 11 नए देशों में फैला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कहा है कि अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा की बारीकी से निगरानी की जा रही है। डेल्टा वेरिएंट अल्फा की तुलना में काफी अधिक तेजी से फैल रहा है। जी हां, और अगर मौजूदा ट्रेंड जारी रहा तो फिर यह और कई देशों में बड़े पैमाने पर फैल सकता है और खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सर्वदलीय बैठक रखी। इस बैठक में अधिकांश राजनीतिक दलों ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने और फिर जल्द से जल्द विधानसभा का चुनाव कराने की मांग उठाई। जी हां, 2 सालों में पहली बार जम्मू कश्मीर के राजनीतिक नेतृत्व के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस केंद्र शासित प्रदेशों के भविष्य की रणनीति का खाका तैयार करने के लिए जम्मू कश्मीर के 14 नेताओं के साथ अहम बैठक की। यह बैठक राजधानी के साथ लोक कल्याण मार्ग में स्थित प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर करीब 3.5 घंटे चली। इस बैठक में पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर के 4 पूर्व मुख्यमंत्री और 4 पूर्व उप मुख्यमंत्री शामिल हुए। दोस्तों, आज का न्यूज बस यहां तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।